हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। फ्रेंड्स, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसमें आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं और उनके साथ हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो पूर्व ही बोलना पड़ेगा ना, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जो हाल ही में लगातार 15 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद सत्ता और देश दोनों छोड़कर भारत में रह रही है फ्रेंड्स। और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश संकट के बारे में फ्रेंड्स। बांग्लादेश संकट को लेकर अभी तक हमने 2 लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो बांग्लादेश के बारे में सारी बातें आपको जानकारी हो जाएंगी। तो आज जो हम बात करने आए हैं वो शेख हसीना जी ने जो आरोप लगाया है अमेरिका पर, उसकी बात कर रहे हैं। ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं ये ज़्यादा दिन पहले की नहीं है, सितंबर 2023 की ये फ़ोटो है, जब भारत में G20 सम्मेलन हो रहा था और उसी सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन साहब और शेख हसीना के बीच में देखिए कितनी अच्छी बातचीत हो रही थी और कितना अच्छा संबंध दिख रहा है ये फ़ोटो देख करके। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अभी अगस्त का महीना है और उधर सितंबर में ये कार्यक्रम हुआ था, तो ज़्यादा दिन की पहले की बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना पहले और इधर 7 महीना 11-12 महीना पहले, यानी साल भर पहले, साल भर भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो कितना अच्छा संबंध था इन दोनों में। लेकिन आज जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उन सब के पीछे जो साजिश की बात कर रहे हैं शेख हसीना जी कर रही हैं, वो पूरा सीधा आरोप लगा रही हैं जो बाइडेन पर, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति पर, यानी अमेरिका पर, कि अभी जो भी हुआ है बांग्लादेश में, जो भी साजिश हो रही है, आंदोलन हो रहा है, उन सब के पीछे अमेरिका की साजिश है फ्रेंड्स। काफ़ी बड़ा आरोप लगा रही हैं। तो देखिए, विश्व राजनीति में स्वार्थ के लिए ये सब होता है फ्रेंड्स, और आज यही आरोप लगा रही हैं आपको बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, और आरोप लगा रही हैं जो बाइडेन पर। तो आप सभी इसके पहले 2 वीडियो में जान चुके हैं कि किस तरह से बांग्लादेश का घटनाक्रम अभी चल रहा है। बांग्लादेश में 15 साल से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही शेख हसीना जी को बांग्लादेश में जो आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की वजह से, उस आंदोलन के कारण त्यागपत्र देकर देश छोड़कर भागकर जान बचानी पड़ी फ्रेंड्स। और ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है उन सब के पीछे शेख हसीना अमेरिका का हाथ बता रही है। तो देखिए क्या है मामला है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने का आरोप लगाया है, और उनका आरोप है कि अगर अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती, यानी एक द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, अगर वो अमेरिका को दे देती तो सत्ता नहीं गंवाती। देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं। साल भर भी नहीं हुआ है, सितंबर 2023 में ये G20 सम्मेलन जो भारत में हुए थे उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, और कितना अच्छा संबंध दिख रहा है उनमें। और आज लगभग 10 महीने के बाद इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं जो बाइडेन साहब पर कि अगर उन्हें, यानी कि अमेरिका को, अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता उन्हें गंवानी नहीं पड़ती। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका की तरफ से उन्हें दबाव दिया जा रहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप दिया जाए, और इन्होंने वो द्वीप उन्हें नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारा साजिश रच करके उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। और यही कहना है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि सत्ता से बेदखल करना अमेरिका की साजिश है, और अगर वह अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता गंवानी नहीं पड़ती। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश में अपने करीबी सहयोगियों को एक भेजे संदेश में उन्होंने ये बात कही है। अभी तो वो दिल्ली में रह रही हैं, आप सभी जानते हैं, भारत में सेफ हाउस में रह रही हैं, और बात चल रही थी ब्रिटेन जाने की, फिर बात चली सऊदी अरब जाने की, लेकिन उनके बेटे ने साफ साफ कर दिया है कि उनकी मां यानी शेख हसीना कहीं नहीं जाने वाली हैं। और जैसे ही मामला शांत होता है और चुनाव की घोषणा करती है अंतरिम सरकार, वैसे ही वो बांग्लादेश जाएंगी, और बांग्लादेश में ही उनके जो भी जीवन के समय बचे हुए हैं वहीं जाकर रहना है। भले ही वो राजनीति में रहे या नहीं रहे, फिर भी उन्हें बांग्लादेश में ही अंतिम सांस लेने का है, और वो बांग्लादेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हैं। मामला शांत होगा फ्रेंड्स। तो
अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी आज़ादी के दिवस को हम आज मना रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस को। और इसलिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ादी के साथ मतलब बंटवारा के साथ देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था भारत से हटकर। और पाकिस्तान से फिर 1971 में अलग होकर उनका एक राज्य पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना था। और उसी आंदोलन में शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान जी ने बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था पाकिस्तान से अलग होने का, उसका नेतृत्व किया था। और उस नेतृत्व में ही बांग्लादेश ने, यानी कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आंदोलन चलाया था पाकिस्तान से अलग होने का, उसमें उन्हें सफलता मिली थी और इंदिरा गांधी की मदद से। क्योंकि पाकिस्तान की सेना उस समय पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना काफ़ी मुस्तैद थी और उसी समय शेख मुजीबुर रहमान जी ने भारत से मदद मांगी थी और इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना भेजी थी। और परिणाम सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी की जो सेना भेजी गई थी, भारतीय सेना, उसने पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबा दिया, हरा दिया। और इस तरह से इंदिरा गांधी जो चाहती वो होता। तो उस समय इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें उधर से ऑफ़र मिल रहा था कि आप पूर्वी पाकिस्तान को भारत में मिला लीजिए, लेकिन वैश्विक समुदाय में भारत की छवि खराब होने की वजह से इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अपने देश में नहीं मिलाया, लेकिन एक नया देश जरूर बन गया और वही बांग्लादेश आज बना हुआ है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी 47 में हुई, पाकिस्तान भी बना 47 में। और पाकिस्तान की स्थिति आज कैसी है दुनिया से छिपी हुई नहीं है। और फिर आज बांग्लादेश में कितनी स्थिति ख़राब हो गई है वो भी सभी लोग देख रहे हैं। तो हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने लोकतंत्र पर, हमें अपनी सरकार पर, हमें अपने सिस्टम पर, हमें अपने संविधान पर गर्व है फ्रेंड्स। और इसलिए आप सभी को मैं भारतीय आज़ादी दिवस यानी भारतीय स्वाधीनता दिवस जो 78वां मनाया जा रहा है आज पूरे देश में काफ़ी धूमधाम से, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग तरक्की के लिए काम करते रहें, जहां हो जिस क्षेत्र में हो वो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य करे, ईमानदारी से कार्य करे, तो हमारा देश इसी तरह मजबूत रहेगा। जबकि हमारे पड़ोसी में आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, उनका लोकतंत्र में उथल पुथल रहता है और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है। लेकिन हमारे देश का संविधान, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के लोग, हम सिस्टम में जीना सीखे हैं और सिस्टम में जीते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यवस्था बना हुआ है। और हमें इस व्यवस्था पर, इस संविधान पर, इस आज़ादी पर हमें गर्व है फ्रेंड्स। और आगे भी हम लोग शांतिपूर्वक एकता के साथ रहेंगे और पूरे विश्व में एक मिसाल बनकर दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाते रहेंगे फ्रेंड्स। ये हम सब वादा करते हैं, आज संकल्प लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग ये फ़ोटो पर 10 महीने पहले कितने अच्छे संबंध थे इनके, लेकिन आज शेख हसीना जी आरोप लगा रही हैं जो बाइडेन पर कि अगर उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो उन्हें सत्ता गंवानी नहीं पड़ती। शेख हसीना का कहना है कि मैं सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप कर अपनी सत्ता बचा सकती थी। इस द्वीप के मिलने से अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव जमाने में मदद मिलती। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेंट मार्टिन द्वीप किस समुद्र में है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और इस पर अभी किसका अधिकार है? बांग्लादेश का अधिकार है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इनका कहना है कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है बांग्लादेश का, सेंट मार्टिन द्वीप, अगर वो अमेरिका को मिल जाता तो बंगाल की खाड़ी में इस द्वीप पर वो अपना सेना का बेस बनाता और उसे काफ़ी प्रभाव जमाने में मदद मिल जाती। और फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही बांग्लादेश लौटूंगी। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े। देखिए, बड़ी बात उन्होंने बताई है कि मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाया जा रहा था और इससे छात्रों के मौत की ज़्यादा घटनाएं होती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मुझे लाशों का जुलूस देखना पड़े। और इसीलिए मैंने जल्दबाजी में इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि बांग्लादेश के छात्रों को भटकाया जा रहा है मेरे खिलाफ़ में। और अभी बांग्लादेश के छात्र गुस्से में हैं और उन्हें बचाने के लिए मुझे एक ही रास्ता था कि मैं इस्तीफ़ा देकर वहाँ से चली जाऊँ। और इसलिए मैंने इस्तीफ़ा देकर वहाँ से जाना ही ठीक समझा। ठीक है।
तो ये कहना है और विपक्षी पर आरोप लगाते हैं कि वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया और मुझे लाशों का जुलूस नहीं देखना पड़े, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ कि वे कट्टरपंथियों को मौका न दे, कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। फ्रेंड्स, कट्टरपंथी का मतलब होता है किसी एक धर्म के नाम पर ही एक तरह से अंधा हो जाना और अपने धर्म के बारे में सिर्फ सोचना और दूसरे धर्म के लोगों को, समुदाय के लोगों को मतलब उनको नहीं देखना, उनको नहीं रहने देना, उनको परेशान करना, उनका अस्तित्व मिटाना। इस तरह के लोग कट्टरपंथी कहलाते हैं। कट्टर यानी अपने पंथ को, अपने धर्म को लेकर जो कट्टर हो, सिर्फ अपने धर्म और पंथ की भलाई चाहते हो और दूसरे धर्म और पंथ की भलाई नहीं चाहते हो, उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हो, उन्हें कट्टरपंथी कहते हैं। तो उनका कहना है कि कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आए छात्र, मैं विनती करती हूँ। हसीना ने आगे कहा कि अगर मैं देश में रहती तो और अधिक लोगों की जान चली जाती, क्योंकि छात्र अभी भरमाए जा चुके हैं। छात्र को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो कर रहे हैं। तो मैंने देश छोड़ने का कठिन फैसला किया। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि कई नेताओं की हत्या कर दी गई। हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश के छात्रों से दोहराना चाहूँगी कि आप शांति बनाए रखें और किसी बहकावे में ना आए और सभी लोगों का सम्मान करते हुए आप शांति बनाए रखिए। आपको भड़काने के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखिए ये बात ये क्यों कर रही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिस समय इन्हें देश छोड़ना पड़ा था तो मीडिया में खबरें आई थी कि इस्तीफ़ा देने से पहले इन्होंने गुस्से में आकर के वहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे छात्रों को रजाकार कह दिया था। फ्रेंड्स, रजाकार का मतलब होता है, फ्रेंड्स बता देता हूँ मैं, कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक राज्य था, आपको पता है कि अलग होने के लिए पाकिस्तान की सरकार से वो खुश नहीं था। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सरकार की शासन व्यवस्था से उस समय उसके जो राज्य थे पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ के लोग खुश नहीं थे। चूँकि दूरी भी देख सकते हैं आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड का मैप या इंडिया का, एशिया का मैप देखेंगे फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं ना, बीच में पूरा भारत था। भारत अभी भी है, भारत उस समय भी था। और आप देखेंगे पूरब में आपको पूरा देश हमारा, और उसके बाद लास्ट में पूर्वी पाकिस्तान था उसका, ठीक ना। तो सॉरी, उसके बाद मतलब पूरब में आप देखेंगे तो पूर्वी पाकिस्तान नाम से उसका एक राज्य था और पश्चिम में तो पूरा पाकिस्तान था ही, तो बीच में पूरा भारत था। तो इतना 3000 किलोमीटर के बाद, यानी कि पाकिस्तान का जो मुख्य हिस्सा था उसके बाद फिर 3000 किलोमीटर भारत का एरिया पड़ता है लगभग, और उसके बाद फिर पूर्वी पाकिस्तान है। तो कितना परेशानी हो रहा था व्यवस्था चलाने में, और इसीलिए वहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं थे और इसीलिए परेशान थे और वो अलग होने के लिए आंदोलन चलाए। तो रजाकार का मतलब, यानी कि छात्रों ने आरोप लगाया शेख हसीना पर, इससे और छात्रों का गुस्सा बढ़ गया कि शेख हसीना ने छात्रों को रजाकार कह दिया है। और मीडिया में छवि भी थी, खबर भी। ये अभी बोल रही हैं शेख हसीना जी कि मैंने कभी भी छात्रों को रजाकार नहीं कहा है। ये मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर छात्रों के सामने पेश किया गया है ताकि मेरे खिलाफ छात्रों को गुस्सा दिलाया जाए और छात्र मुझसे नफरत करने लगे और हिंसा भड़क जाए। तो रजाकार का मतलब होता है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने जो आंदोलन चलाया था पाकिस्तान से अलग होने के लिए, तो जो लोग अलग होने के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उन्हें मुक्ति वाहिनी सेना के मेंबर कहे गए या मुक्तिदाता कहे गए, मुक्ति में समर्थन करने वाले लोग कहे गए। यानी कि बांग्लादेश बनाने वाले में जो उस आंदोलन में पक्ष में थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, वो तो मुक्तिदाता कहलाए। और उन्हीं लोगों को आरक्षण मिला हुआ था 30%। जो भी लोग 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के आंदोलन में जो सपोर्ट कर रहे थे आंदोलन का, उन लोगों को ही आज आरक्षण मिला हुआ है बांग्लादेश में 30%। तो और एक रजाकार शब्द आता है कि उस आंदोलन को जो कमज़ोर करना चाह रहे थे, यानी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कमज़ोर करने और पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले जो लोग होते थे उस समय हुए, उन्हें रजाकार कहा जाता है बांग्लादेश में। तो इस तरीके से शेख हसीना जी का कहना है कि मैंने रजाकार कभी नहीं कहा है। ये विपक्ष के लोगों का
की साजिश है ये कि उन्होंने हमारे तरफ से ऐसा कहवाया कि छात्रों को से मतलब मैं बोल रही हूँ रजाकार, लेकिन वो बोली है उस दिन मतलब कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 11 अगस्त को उन्होंने उनके बयान पूरे मीडिया में छाए हुए थे और 12 अगस्त के अखबार में ये सब चीज़ छपे थे और उन्होंने कहा था, तो उसी में चर्चा की कि मैंने कभी छात्रों को रजाकार नहीं कहा है। ये मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश किया गया है। और उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश के छात्रों से दोहराना चाहूँगी कि मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा। आपको भड़काने के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और रजाकार इनके द्वारा कहे जाने की जो बात उठी थी उससे छात्र और गुस्सा गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि रजाकार का मतलब समझ गए आप। जैसे अपने ही देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही हो तो आज़ादी की लड़ाई करने वाले तो आप जानते हैं कितने महान हो गए, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कितने महान हैं, हम लोग के लिए भगवान के समान है। और मान लिया जाए किसी को बोल दिया जाए कि नहीं तुम आज़ादी का उस समय समर्थन नहीं कर रहे थे और तुम अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि बांग्लादेश में जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश जो अभी बना हुआ है, तो पूर्वी पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन चला रहा था। तो आंदोलन में जो समर्थन कर रहे थे वो तो मुक्ति वाहिनी सदस्य हो गए, मुक्ति अभियान के सदस्य हो गए, आज़ादी अभियान के सदस्य हो गए। लेकिन मान लिया जाए वहाँ उस समय के लोगों पर आरोप लगाया कि आप उस समय जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे पूर्वी पाकिस्तान से अलग होने का, उसमें आप साथ नहीं दे रहे थे, आप पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तो कैसा लगेगा। जैसे भारत में अगर किसी को कहा जाए कि तुम आज़ादी का विरोध कर रहे थे, तुम अंग्रेज़ों का साथ थे, तो कितना बुरा लगेगा किसी को। तो उसी तरीके से रजाकार शब्द यूज किया जाता है बांग्लादेश में वैसे लोगों के लिए जो 1971 में जब मुक्ति संग्राम हो रहे थे उसमें उस मुक्ति संग्राम में मुक्ति वाहिनी सदस्यों का साथ ना देकर के पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट करना हो गया, मतलब यानी एक तरह से देशद्रोही का बात हो गया। तो इसी बात पर उन्होंने कहा शेख हसीना ने कि मैंने छात्रों को कभी रजाकार नहीं कहा है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अतः मैं छात्रों से विनती करती हूँ कि आप समझिए बात को कि आपको भड़काया जा रहा है और आपको समझने की ज़रूरत है कि मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा है। ये बात उन्होंने कहा है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि ये जो मामला अब चला आया है, ये सारा मामला शेख हसीना ने आरोप लगा दी है अमेरिका पर कि अमेरिका को अगर हम द्वीप दे देते जो बंगाली खाड़ी में है सेंट मार्टिन द्वीप, तो अमेरिका हमारे साथ इस तरह की साजिश नहीं करता। और अमेरिका साजिश करके विपक्षी पार्टियों के साथ साजिश करके इस तरह का ये कर रहा है, इस तरह की कोशिश कर रहा है और करने में वो सफल हो चुका है। और छात्रों को गुमराह करके हिंसक आंदोलन कर दिया गया था और अगर मैं इस्तीफ़ा नहीं देती तो लाखों छात्र मारे जाते और मैं लाखों छात्रों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, उनकी लाश नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा देकर इस्तीफ़ा देकर मैं बांग्लादेश छोड़ने में ही ज़्यादा अच्छा समझी। और फिर चुनाव जब होने वाले होंगे तो मैं लौटूंगी, मैं शांति व्यवस्था में। इन्होंने बोला कि मैं विनती करती हूँ छात्रों से कि आप शांत हो जाइए। और बांग्लादेश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी संसद अगर भंग होती है, आप जानते हैं कि संसद भंग हो चुकी है बांग्लादेश में, तो संसद भंग होने के 3 महीने के अंदर वहाँ चुनाव होने होते हैं। चुनाव होंगे ही, अंतरिम सरकार चुनाव का निर्णय लेंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखिए आगे क्या होता है। अभी का जो आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये बता देना जा रहा हूँ कि किस तरह शेख हसीना ने अमेरिका पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। फ्रेंड्स अगले वीडियो में बात करेंगे कि शेख हसीना जी के इस आरोप को अभी जो अंतरिम सरकार बनी हुई है उस अंतरिम सरकार में आप सभी जान चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस जी नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का। और उसमें जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का क्या जवाब आता है, गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं शेख हसीना जी के इस आरोप पर कि अमेरिका को अगर हम सेंट मार्टिन द्वीप दे देते तो हमारी सरकार नहीं गिरती, हमें सत्ता से बेदखल नहीं होना पड़ता। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार अभी बनी है उसमें गृह मंत्री बने हैं सखावत हुसैन। तो सखावत हुसैन जी ने क्या जवाब दिया है शेख हसीना जी के इस बात पर तो हम इस अगले वीडियो में बात करेंगे कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार अभी गठित हुए हैं उनमें जो गृह मंत्री है सखावत हुसैन, उन्होंने शेख हसीना के इस आरोप पर क्या जवाब दिया है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे इस पर हम। फ्रेंड्स आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे कि
अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सखावत हुसैन जी शेख हसीना के इस आरोप पर क्या कहते हैं कि विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अमेरिका के साथ मिलकर के उन्हें सरकार से बेदखल करने की साजिश रची है। और बांग्लादेश तो यही चाहता था, क्योंकि मैंने बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप देने से इनकार कर दिया था। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि वर्तमान अंतरिम सरकार में जो गृह मंत्री हैं सखावत हुसैन, उनका क्या जवाब आता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं उनके लिए तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन बनेंगे। तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन बनेंगे। और सामान्य व्यक्ति भी जो देश के जागरूक नागरिक हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उनको अगर आप जान जाएंगे तो इनसे सीख मिलती है कि कभी भी आपस में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए धर्म के आधार पर, और किसी भी तरह से सरकार को कमज़ोर नहीं करनी चाहिए। हाँ, आंदोलन करना है तो आप शांतिपूर्वक कीजिए। और भारत एक ऐसा शांति प्रिय देश है जहाँ पे 77 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट हमारी आज़ादी के, और 78वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 78th ईयर में हम लोग प्रवेश कर दिए हैं और हमारा देश और लोकतंत्र मजबूत हो जा रहा है। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारे भारत का है और हम लोग इसे बनाए रखेंगे और आगे भी लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। हम सभी लोग बिना किसी जाति के, धर्म के भेदभाव के एक साथ रहते हैं और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है जो आगे कंटिन्यू रहेगी और यही देश को महान बनाता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा देश कमज़ोर पड़ जाएगा, जैसे हमारे पड़ोसी देशों में ये घटनाएं घट रही है। और इस तरह की घटना से सीख मिलती है कि हम सब नागरिक देश के हैं, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और आज तो इतना बड़ा दिन है, 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है, और इस दिन सब लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, अपने क्षेत्र में अपने काम को, अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे ताकि हमारा देश मजबूत बनेगा, हम मजबूत बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।